सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत दिनों बाद वीडियो अपलोड कर रही हूँ। मुझे लगा था कुछ व्यूज़ नहीं आएंगे, पर बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आए हैं जो मैंने अभी देखा। मेरे से एक थर्ड ईयर की बच्ची ने आगे पूछा मेरे से कुछ क्वेश्चंस बीसी के, तो मुझे समझ आया कि चैनल पे वापस जाना चाहिए। तो मैंने देखा काफ़ी बच्चों के डाउट्स आ रहे थे, तो पेपर आ रहे हैं। मुझे पता है मेरा भी फोर्थ ईयर का पेपर है, लेकिन अभी मैं बैठी हूँ जस्ट। मैंने सोचा कि अपलोड कर देती हूँ क्योंकि काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो अभी मैं ख़त्म करवा दूँगी फर्स्ट से थर्ड यूनिट के जो बच गए थे क्वेश्चन सारा। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड यूनिट यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो शुरू करते जल्दी से बिना देरी किए हुए। देखो, ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है, 2013 से लेकर के 2023 के पेपर में जो मैंने एनालाइज़ किया है। Classroom practices in mainstream schools tend to be based on a lack of understanding of how children construct their own knowledge based on their experiential learning. An active classroom is one where is direct engagement of learner with experiences on the basis of construction of knowledge. तो जो कि टीचर्स इग्नोर कर देती है। तो पूछ रहा है डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट, और करते हो तो रीजंस दो इसके। ठीक है, और अपने कुछ एक्सपीरियंसेस लिखने हैं ब्लॉक टीचिंग के। तो देखो, आंसर की शुरुआत ऐसे करी है कि येस आई एग्री विद द स्टेटमेंट। ठीक है, ये स्टेटमेंट जो है ये बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट पर्सपेक्टिव हमारे सामने लाता है। जो क्लासरूम में प्रैक्टिस की जाती है टीचर के द्वारा स्कूल के अंदर, क्या क्या ट्रेडिशनल अप्रोचेस को फॉलो करते हैं वो लोग, वो सारी चीज़ें। ठीक है, अब अगर ट्रेडिशनल अप्रोच की बात कर रहे हो तो ट्रेडिशनल अप्रोच के पॉइंट्स लिख दो। ठीक है, पॉइंट्स में लिखना, उसके नंबर मिलते हैं। जैसे कि ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या होता है, रोड मेमोराइजेशन को फोकस करते हैं, स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग होती है, वन साइज फिट्स टू ऑल वाली अप्रोच को यूज़ करते हैं। ठीक है, एक बंदे की क्रिएटिविटी है, इसका इंटरेस्ट नहीं देखते, सब पे एक चीज़ थोप देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे देखा है कि क्या क्या बताया मैंने। रोड मेमोराइजेशन होती है कि एक पॉइंट हो गया, स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग होती है। ठीक है, उसके बाद ये क्रिटिक है, ये ट्रेडिशनल अप्रोच के सारे क्रिटिक्स ही तो हैं। वन साइज फिट्स टू ऑल अप्रोच एजुकेशन की। ठीक है, जबकि एक्टिव एंगेजमेंट जो है या फिर हैंड्स ऑन लर्निंग वो जो है वो डीपर अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करता है। ठीक है, और नॉलेज कंस्ट्रक्ट करने में हेल्प करता है बच्चों की। सो आई एग्री विद द स्टेटमेंट, देयर इज़ अ गैप इन रिकॉग्नाइजिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग इन मेन स्ट्रीम। तो यहाँ हमें पता है कि भाई गैप है, मेन स्ट्रीम में गैप है, क्योंकि वहाँ पे ट्रेडिशनल अप्रोचेस को फॉलो कर रहे हैं अभी भी। ठीक है, जो भी हम एमसीडी वगैरह के स्कूल में गए हैं, हमने क्या देखा है वहाँ पे ट्रेडिशनल अप्रोच को फॉलो करते हुए एक्सपीरियंशियल लर्निंग बहुत कम है, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ बहुत कम हो रही है वहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं अब हम। देखो, एग्री किया, उसके बाद ट्रेडिशनल अप्रोच के बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब किया, उसके 2-3 पॉइंट्स लिख दिए। अब कहाँ पे आना है, एक्टिव क्लासरूम पे आना है। ठीक है, एक्टिव क्लासरूम क्या होती है, तो एक्टिव क्लासरूम इज़ वन वेयर डायरेक्ट एंगेजमेंट ऑफ लर्नर विद एक्सपीरियंस इज़ द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। एक्टिव क्लासरूम वो क्लासरूम है जहाँ पे क्या होता है, जो लर्नर्स होते हैं डायरेक्टली इंगेज करते हैं। ठीक है, जो भी वो सीख रहे होते हैं उसके साथ, और डायरेक्टली वो एक्सपीरियंस लेते हैं उससे, जिससे उनकी नॉलेज जो है वो सेल्फ कंस्ट्रक्ट खुद से करते हैं। ठीक है, जहाँ पे टीचर्स जो होती है वो क्या करती है, वो एक पैसिव रोल प्ले करती है, जबकि जो स्टूडेंट्स हैं वो एक एक्टिव रोल प्ले करते हैं। पर मेन स्ट्रीम में क्या हो रहा है, टीचर्स ऑफन इग्नोर कर रही हैं इन चीज़ों को। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो है ये रिफ्लेक्ट करती है इस आइडिया को कि जो एक्टिव पार्टिसिपेशन या हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है ये एसेंशियल क्राइटेरिया है इफेक्टिव लर्निंग के। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है। तो देखो, उसके आगे लिखा है येट दे आर अंडर वैल्यूड बाय द टीचर। ठीक है, जो इम्पॉर्टेंस है क्रिएटिविटी की, डायनामिक लर्निंग इन्वायरमेंट जो बच्चों को मिलना चाहिए, वो ऑफन क्या होता है, इग्नोर किया जाता है टीचर्स के द्वारा। जहाँ पे स्टूडेंट एक्टिवली इंगेज होकर अपनी नॉलेज को सेल्फ कंस्ट्रक्ट कर सके, वो चीज़ें क्या हो रही है यहाँ पे, इग्नोर हो रही है। ठीक है, अब रीज़न क्या क्या है उसके वो लिखा हुआ है नीचे। ठीक है, तो रीज़न क्या क्या है इसमें, टीचर्स जो है वो ट्रेन हो रखी है पहले से ही किससे, ट्रेडिशनल अप्रोच से, तो अब वो फॉलो भी क्या करेंगी उसी को। ठीक है, एम्फेसाइज किया जा रहा है किस पे, लेक्चर बेस्ड टीचिंग पे। ठीक है, जो कि ज़्यादा प्रेफर नहीं करते हैं आज के टाइम पे। ठीक है, नेक्स्ट है टाइम कंस्ट्रेंट। टीचर जो है वो फेस करती है टाइम जो है बहुत लिमिटेड है उनके पास, और सिलेबस बहुत ज़्यादा है, तो किसी तरह खींचते हैं वो उसको। ठीक है, ट्रेडिशनल अप्रोच से रटवा के। अगला है लैक ऑफ रिसोर्सेज। टीचर जो है वो प्रेफर करती है ट्रेडिशनल मेथड को। ठीक है, और उनके पास ज़्यादा नॉलेज भी नहीं होती है टीएलएम अप्रोच के बारे में, जो हम टीएलएम्स बना के जाते हैं स्कूल में पढ़ाने के लिए, ज़्यादा बेहतर से पढ़ा पाते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं पेज पे। तो नेक्स्ट पॉइंट है असेसमेंट प्रेशर। तो असेसमेंट का भी प्रेशर होता है ना, मार्क्स देने होते हैं उनको, पीटीएम्स वगैरह पे दिखाने होते हैं। तो वही ट्रेडिशनल तरीके से वन साइज फिट्स टू ऑल, वही सेम क्वेश्चन पेपर बनाती है सबके लिए, और एक स्टैंडर्डाइज तरीके से टेस्टिंग करती है, बच्चों को असेस करती है। इनएडिक्वेट टीचर ट्रेनिंग। ठीक है, टीचर को ट्रेनिंग नहीं मिल रही है, वही ट्रेडिशनल अप्रोच फॉलो करे जा रही है। वही फिर नेक्स्ट पॉइंट वही, मतलब सेम है देखा जाए तो सब कुछ। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल के अपने फैक्टर्स होते हैं,
ठीक है, घुमा फिरा के एक ही बात कर रहे हैं वो कि क्या है, ट्रेडिशनल अप्रोच को फॉलो क्यों कर रहे हैं वो, क्योंकि उनको ट्रेनिंग नहीं मिल रखी। ठीक है, दूसरों के पास रिसोर्सेज नहीं है, इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग, उन्हें मार्क्स सबमिट करने होते हैं एक जैसे। ठीक है, एक जैसे क्वेश्चन पेपर पे सबके टेस्ट लेकर के। ठीक है, असेसमेंट प्रेशर होता है उनके ऊपर, रिसोर्सेज नहीं होते हैं। ठीक है, टाइम कम होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट उस पर चलते हैं, नेक्स्ट स्टेटमेंट पे। अब देखो, जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो रिफ्लेक्ट कर रही है सेवरल एस्पेक्ट्स पे, ट्रेडिशनल क्लासरूम के अप्रोचेस पे। ठीक है, एजुकेशन सिस्टम कैसा है वहाँ पे। ठीक है, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, पैसिव लर्निंग। ये पहला पॉइंट होगा, इसको एक्सप्लेन करना है कम से कम 3 से 4 लाइन में, कि स्टूडेंट जो है वो पैसिव रिसीवर होते हैं इन्फॉर्मेशन के, कोई एक्टिव इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है, बड़ा चढ़ा के लिखना है इसको। ठीक है, सेकंड पॉइंट, मेन पॉइंट पड़ता है वो ब्लैक पेन से लिखना है। ठीक है, टीचर सेंट्रिक अप्रोच होती है। ठीक है, टीचर जो है इग्नोर करती है इंपॉर्टेंस ऑफ लर्नर्स को। ठीक है, और रिलाई करते हैं किस पे, लेक्चर मेथड पे। ठीक है, डायरेक्टली अपना जो बोलना होता है वो डिलीवर करके चली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है तीसरा, लैक ऑफ स्टूडेंट पार्टिसिपेशन। यहाँ पे टीचर ही बोलती जाती है और बच्चे बस सुनते जाते हैं। ठीक है, रिसीवर होते हैं। जो करिकुलम होता है वो एक तरीके से प्री डिटरमाइंड होता है, तो कुछ इंटरेस्ट या इनोवेशन होता नहीं है यहाँ पे। अब अगला जो है वो एम्फेसाइज होता है रोट मेमोराइजेशन पे, रटो जितना ज़्यादा। ठीक है, और सेम आंसर लिख के आओ, उस पर एम्फेसाइज करते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच वाले। स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग पे फोकस करते हैं। ठीक है, अब रीजंस मैंने बता दिया, इससे पहले क्या था इन सब ये सारी चीज़ों का, ट्रेडिशनल अप्रोच को फॉलो करने का। अब इसके बाद एक्सपीरियंस लिखना है अपना। ठीक है, एक्सपीरियंस में यहाँ पे मैंने अपना एक्सपीरियंस ले रखा है, अगर तुम्हें पढ़ना है तो पढ़ लो, वरना अपना एक्सपीरियंस भी लिख सकते हो इस पर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं लिखा है क्लासरूम ऑब्जर्वेशन के टाइम पे ड्यूरिंग ब्लॉक टीचिंग मैंने नोटिस किया कि जो टीचर्स हैं वो मिक्स्ड अप्रोच यूज़ कर रही है। ठीक है, कुछ जो थी वो इनकॉर्पोरेट कर रही थी एक्सपीरियंशियल लर्निंग को एक्टिव क्लासरूम बनाने के लिए, पर बाकी जो थी वो हैवीली रिलाई कर रही थी ट्रेडिशनल अप्रोच पे या इंस्ट्रक्शन अप्रोच पे। अब कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं मैंने। ठीक है, पहला जो है मैंने ईवीएस की क्लास 5th में देखा है, तो मैंने पहला पॉइंट लिखा है एक्सपीरियंशियल लर्निंग देखी है मैंने, और इसको एक पैराग्राफ में लिख देना बड़ा चढ़ा के। ठीक है, नेक्स्ट मैंने लिखा है ट्रेडिशनल लेक्चर स्टाइल चल रहा था किसमें, सोशल साइंस की क्लास में। ठीक है, जो टीचर थी वो रीड कर रही थी या बच्चों से रीड करवा रही थी, ये सब लिखना है इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट उस पर आते हैं। अब देखो, मैथमेटिक्स क्लास 5th में ट्रेडिशनल अप्रोच से पढ़ाई जा रही थी। टीचर जो थी ना वो मल्टीप्लिकेशन वर्ड प्रॉब्लम बोर्ड पे लिख रही थी, डेमोन्स्ट्रेट खुद से कर रही थी कि कैसे सॉल्व करना है स्टेप बाय स्टेप। स्टूडेंट जो थे वो प्रैक्टिस कर रहे थे सिमिलर प्रॉब्लम्स। ठीक है, अपने डेस्क पे बैठ करके। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ, लिमिटेड अपॉर्चुनिटी मिली, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस तो हुआ ही नहीं, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन टीचर ने बताया ही नहीं। फिर अगला 4th है मैथ्स एक्सपीरियंशियल लर्निंग क्लासरूम एक्सपीरियंस। यहाँ पे क्या हुआ, टीचर ने एक एक्टिविटी दे दी। ठीक है, एक्टिविटी क्या थी, एक मार्केट प्लेस बना दिया जहाँ पे फेक मनी का यूज़ किया बच्चों को एडिशन और सब्सट्रैक्शन सिखाने में। अब देखो, मैथ्स की दोनों सेम क्लासरूम है, लेकिन कितने, एक जो है वो ट्रेडिशनल अप्रोच को फॉलो कर रहे हैं और दूसरा जो है वही एक्टिविटी मेथड से सिखा रही है कि कैसे तुमने बेचा या खरीदा सामान तो तुम्हें कितने पैसे वापस मिलने चाहिए। ठीक है, और दूसरा अगला जो है वो साइंस में ट्रेडिशनल अप्रोच को फॉलो कर रही थी। टीचर जो थी वो एनिमल्स वगैरह के बारे में पढ़ा रही थी एक बुक से। अभी खुद पढ़ लेना। ठीक है, अब देखो, एक जो क्वेश्चन लास्ट बच गया था यूनिट 1 का, वो जल्दी से बता रही हूँ। मेरा भी 4th ईयर का पेपर है भाई, अभी लेके बैठी हूँ मैं, जल्दी से समझा देती हूँ मैं। ठीक है, तो वीडियो तो ऐसी ही बनेगी, अब देख लो, तो मैं नोट्स मिल जाएंगे। अब देखो, ये क्वेश्चन है कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो है 2005 का कंस्ट्रक्टिविस्ट पोजीशन शो करता है नॉलेज और लर्नर के बीच में। ठीक है, डू यू थिंक दिस विजन एडिक्वेटली ट्रांसलेटेड एट द लेवल ऑफ टेक्स्ट बुक और क्लासरूम टीचिंग। क्या तुम सच में देख रहे हो कि ऐसा सचमुच में टेक्स्ट बुक्स में दिख रहा है तुम्हें? ये जो NEP जो भी आया है ना, न्यू एजुकेशन पॉलिसी है ना 2005 की जो आई है, ये थोड़ा पहले का पेपर है इसीलिए 2005 लिखा हुआ है। या फिर क्लासरूम टीचिंग प्रैक्टिस में क्या तुम्हें सच में वो दिख रहा है? ठीक है, तो अब देखो, NCF 2022 से बात करते हैं हम। ठीक है, तो ये इम्प्रेस करता है कंस्ट्रक्टिविस्ट पोजीशन और नॉलेज एंड लर्नर। ठीक है, कंस्ट्रक्टिविस्ट मतलब वही बात होगी, एक्टिव लर्निंग है, लर्नर इंगेज होगा, इन्वॉल्व होगा, एक्सपीरियंशियल लर्निंग होगी, वो सारी बातें आ जाएगी इसमें। ये फ्रेमवर्क जो है वो हाईली डिज़ाइन किया गया है प्रमोट करने के लिए एक्टिव लर्निंग को, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स को, स्टूडेंट की इंगेजमेंट बढ़े इसलिए। अगला, इट एम्फेसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ लर्नर्स एक्टिव पार्टिसिपेशन, कितना ज़्यादा बच्चा जो है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करके अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर रहा है। ठीक है, उसके बाद दिस अप्रोच एम्स टू डेवलप कॉग्निटिव स्किल्स, क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, प्रिपेयरिंग देम फॉर चैलेंजिंग मॉडर्न वर्ल्ड। उसके बाद अब जो एक कंस्ट्रक्टिविस्ट पोजीशन है ना ऑफ नॉलेज एंड लर्नर, इसके पॉइंट्स लिखे हुए हैं कुछ, तो वही सेम बात आ जाएगी कि एक्टिवली कंस्ट्रक्ट, एक मेन पॉइंट लिखना ब्लैक पेन से, अंदर में लिख देना कि क्या होता क्या है एक्टिवली कंस्ट्रक्ट करना नॉलेज को। ठीक है, यहाँ से पढ़ लो। नेक्स्ट पॉइंट लिखना
नॉलेज नॉट ट्रांसमिटेड सिंपली फ्रॉम टीचर टू स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना कि सजेस्ट करता है, हमारी कंस्ट्रक्टिविस्ट पोजीशन जो है वो सजेस्ट करता है कि नॉलेज जो है वो टीचर के द्वारा स्टूडेंट में डायरेक्टली ट्रांसफर ना हो, बट इंस्टेड लर्नर्स उसे खुद बिल्ड करे, खुद से एंगेज होकर के न्यू इन्फॉर्मेशन, न्यू इनोवेशन करे, वो आइडियाज़ जनरेट करे। तीसरा, लर्नर जो है वो एज ए एक्टिव पार्टिसिपेंट दिखे, ना कि एज अ पैसिव रिसीवर ऑफ इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो यहाँ पे जो है बच्चे अपनी प्रायर नॉलेज से एक नई अपनी नॉलेज कंस्ट्रक्ट करें, न्यू नॉलेज पे जाए, ठीक है। न्यू कॉन्सेप्ट का फॉर्मेशन करे, न्यू इन्फॉर्मेशन ले गैदर करे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है एम्फेसाइज ऑन हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस या फिर कोलैबोरेटिव लर्निंग या फिर इंक्वायरी बेस्ड मेथड्स। राइट साइड वाले पेज पे आ गए हम, अगर दिख नहीं रहा तो मैं रिपीट कर रही हूँ पॉइंट। एम्फेसाइज ऑन हैंड्स ऑन लर्निंग या फिर कोलैबोरेटिव लर्निंग, ये मेन पॉइंट लिख के इसके अंदर एक्सप्लेन करना है हमें, ठीक है, 2 से 4 लाइन में, कि कंस्ट्रक्टिविस्ट पोजीशन जो है वो यही बोल रहा है कि एम्फेसाइज करो भाई हैंड्स ऑन लर्निंग एक्सपीरियंस पे, कोलैबोरेटिव लर्निंग पे, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स को डेवलप करो, ठीक है, जिससे बच्चों की डीपर अंडरस्टैंडिंग होए और एक मीनिंगफुल लर्निंग आउटकम आए। उसके बाद मोर, अगर तुम्हें और पॉइंट्स चाहिए तो वो लिखे हुए एक्टिव कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, प्रायर नॉलेज से न्यू नॉलेज पे जाओ, हैंड्स ऑन लर्निंग, कोलैबोरेटिव लर्निंग, ये सारे मैंने बहुत सारे एक्स्ट्रा पॉइंट्स लिखे कि अगर ना याद आए तो इनमें से कुछ हम डाल सकते हैं। 18 कम से कम पॉइंट्स है, तो कुछ भी इसमें से 6 से 7 पॉइंट्स भी कर लो तो काफ़ी है, और अंदर अपने हिसाब से लिख देना, अंदर इतना कोई पढ़ता नहीं है, ठीक है। मेन पॉइंट्स कर लो पहले। अब एनसीएफ के अकॉर्डिंग टेक्स्ट बुक्स में और क्लासरूम टीचिंग में क्या तुम क्या देख पा रहे हो, ठीक है, अलाइन कर रहा है विजन उनका या नहीं। तो पहले टेक्स्ट बुक की बात करते हैं। पहला अलाइनमेंट विद द विजन, पहला पॉइंट लिखा है ना, वहाँ पे आ जाओ। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2022 टेक्स्ट बुक जो है वो अलाइन करनी चाहिए विद कंस्ट्रक्टिविस्ट पोजीशन या विजन, ठीक है। अब बाय प्रेजेंटिंग कंटेक्स्ट, जो बुक में कंटेक्स्ट दे रखा है ना, वो इनकरेज कर रहा है एक्टिव इंगेजमेंट को, ठीक है। तुम 5th क्लास की बुक्स खोल के देखोगे तो तुम्हें दिख जाएगा एक्टिविटीज़ भर के हैं पूरी इसमें, ठीक है। क्रिटिकल थिंकिंग, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन को इम्प्लाई कर रहा है वो, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटीज़ है उसमें। दूसरा, इंक्लूजन ऑफ डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स। अब देखो एक तरीके की पर्सपेक्टिव नहीं दिखेगी उसमें, अलग अलग पर्सपेक्टिव्स दिखेंगे। जो टेक्स्ट बुक होगी वो रिफ्लेक्ट कर रही होगी डाइवर्सिटी ऑफ लर्नर्स, अलग अलग स्टेट्स के, ठीक है, अलग अलग वर्ल्ड की जगहों से, ठीक है, विच इनकॉर्पोरेट्स मल्टीपल पर्सपेक्टिव। बच्चे के अंदर क्या आएंगे, अलग अलग तरीके के पर्सपेक्टिव, वो मल्टीपल पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखना सीखेगा, ठीक है। रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स आएंगे उसके सामने, कल्चरली रिलेवेंट कंटेंट आएगा, अगर उसके कल्चर जहाँ वो रह रहा है उससे रिलेट करता हुआ कंटेंट आएगा, ठीक है, जिससे क्या होगी, लर्निंग जो होगी मीनिंगफुल होगी और इंक्लूसिव भी होगी, ठीक है। हम सबको इंक्लूड कर पाएंगे, एज ए इंक्लूसिव हम सोसाइटी देख पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट 3rd पॉइंट है इंटरेक्टिव एलिमेंट्स का यूज़ किया गया टेक्स्ट बुक में, ठीक है, जैसे कि क्वेश्चंस हो गए, एक्टिविटीज़ होगी, मल्टीमीडिया रिसोर्सेज हो गए, ठीक है, स्कैनर्स वगैरह दिए होते हैं, जिससे एंगेजमेंट बढ़े और डीपर अंडरस्टैंडिंग को कॉन्सेप्ट्स की, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। नेक्स्ट 4th पॉइंट है फ्लेक्सिबिलिटी और अडेप्टेबिलिटी। क्या टेक्स्ट बुक में ऐसा है? तो अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2022, ठीक है, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच कहती है कि टेक्स्ट बुक जो है वो फ्लेक्सिबल होनी चाहिए और डिफरेंट नीड्स को, लर्निंग स्टाइल्स को सर्व करे, ठीक है, अलग अलग इंटरेस्ट और एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग, ठीक है, डाइवर्सीफाई करी हो बुक्स। तो टेक्स्ट बुक जो है वो इन्वॉल्व करती है, ठीक है, क्या डिफरेंट एक्टिविटीज़ उसमें दे रखी है, सप्लीमेंट्री रिसोर्सेज दे रखे हैं ताकि वो अलग अलग लर्नर्स की नीड्स को अकोमोडेट कर पाए। नेक्स्ट पॉइंट हो गया है, मैंने पॉइंट्स लिख लिए हैं, एंगेजिंग एंड क्रिएटिव है टेक्स्ट बुक, इसके बारे में खुद लिख देना अंदर। फिर क्वालिटी एंड एक्यूरेसी है टेक्स्ट बुक में, तो टेक्स्ट बुक जो है वो हाई क्वालिटी की है, एक्यूरेट है और अप टू डेट इन्फॉर्मेशन है उसमें, ठीक है, फ्री है स्टीरियोटाइप से और मिस इन्फॉर्मेशन से, ठीक है। नेक्स्ट क्लासरूम टीचिंग पे आ जाते हैं अब हम। तो अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2022 अलाइनिंग क्लासरूम टीचिंग विद एनसीएफ इज़ इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्लासरूम टीचिंग को एनसीएफ से अलाइन करना, ठीक है, एक साथ रखना इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए हमने क्या किया है, अब हर कोई सेम चीज़ पढ़ा रहा है, ठीक है, तो एक स्टैंडर्डाइज लर्निंग हो रही है सबकी, तो ज़्यादा गैप भी नहीं आएगा। उसके बाद क्या है, टू मेक श्योर एवरी वन इज़ टीचिंग द सेम थिंग्स। उसके बाद हेल्प स्टूडेंट्स टू रीच लर्निंग गोल्स, ठीक है, मेक लर्निंग रिलेवेंट टू स्टूडेंट, सपोर्ट स्टूडेंट ओवरऑल ग्रोथ, ठीक है। ये ना कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, अपने आप पढ़ लो इसको, ठीक है, सेम आसपास के पॉइंट्स है कि अलाइन कर रही है एक्चुअली में, स्टैंडर्डाइज लर्निंग हो रही है, कंस्ट्रक्टिविस्ट पोजीशन रिफ्लेक्ट हो रही है। अब इसमें कुछ पॉइंट्स भी लिख दिए मैंने, पेडागोजिकल प्रैक्टिसेस फॉलो हो रही है क्लासरूम में, वो तो मैंने बस एज अ पैराग्राफ के लिए लिख देना। अब ये रहे सारे पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट है। तो पहला, क्लासरूम टीचिंग में क्या हो रहा है, पेडागोजिकल प्रैक्टिसेस इंक्लूड हो रही है, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, ठीक है, कोऑपरेटिव लर्निंग, ये प्रमोट कर रही है एक्टिव एंगेजमेंट को, उसको पैराग्राफ में एक्सप्लेन कर देना। अब देखो साइड में मैंने 5, 6, 7, 8, 9, 10 और एक्स्ट्रा पॉइंट लिखे हैं, अगर कुछ भूल जाओ तो इसमें से इंक्लूड कर देना, जस्ट पढ़ लो, याद रहेगा वहाँ पे, ठीक है। स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच फॉलो की जाती है क्लासरूम टीचिंग में, जो कि प्रायोरिटाइज करती है स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच को, ठीक है, जहाँ पे जो लर्नर्स हैं वो एक्टिवली इंगेज करते हैं और अपनी नॉलेज को खुद से सेल्फ कंस्ट्रक्ट करते हैं।
नेक्स्ट है असेसमेंट प्रैक्टिसेस जो होती है, ठीक है, सिर्फ मेमोराइजेशन के बेसिस पे नहीं होती कितना रट्टा मारा है बच्चे ने, ठीक है। अब स्टूडेंट की एबिलिटी, वो कैसे उस नॉलेज को अप्लाई कर पा रहा है, क्रिटिकल थिंकिंग उसकी कितनी डेवलप हुई है, प्रॉब्लम सॉल्विंग वो कर भी पा रहा है या नहीं, ऑथेंटिक असेसमेंट होता है, ठीक है। असेसमेंट प्रैक्टिसेस चेंज हो रही है अब। टीचर का प्रोफेशनल डेवलपमेंट, टीचर्स को ट्रेनिंग पे भेजा जाता है जहाँ पे वो अच्छे से सीखते हैं कि बच्चों को कैसे हैंडल करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अलग से पॉइंट जो लिखे हैं, यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है आजकल क्लासेस में, ठीक है। मेकिंग लर्निंग एक्साइटिंग, लर्निंग को एक्साइटिंग बच्चों के लिए एक्साइटिंग बनाने की कोशिशें हो रही है, एक्टिविटीज़ बेस्ड लर्निंग हो रही है। उसके बाद क्या है, चेक हाउ स्टूडेंट आर डूइंग, टाइम टू टाइम फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है जिसमें हम देखते हैं बीच में कि बच्चा कैसे कर रहा है, ठीक है। कंप्यूटर्स का यूज़ किया जा रहा है। अब पिछली वाली वीडियो मिला के और ये वाली वीडियो मिला के यहाँ तक हमारा हो चुका है 1-2 यूनिट पूरा फिनिश हो चुका है। अब ये 3rd यूनिट है, लर्नर वाला यूनिट। इससे सिर्फ एक क्वेश्चन आया है, वो भी एक बार। इसमें पूछा गया कि लर्नर जो है वो एलिनेशन क्यों फील करता है क्लासरूम में। एलिनेशन का मतलब लिखा हुआ है आइसोलेशन, मतलब आइसोलेटेड, अलग सा हुआ क्यों फील करता है, ठीक है। अब एक क्लासरूम सेटिंग के अंदर जो लर्नर है वो एलिनेटेड फील करता है, बहुत सारे फैक्टर्स काम कर सकते हैं इसके पीछे। क्या क्या, तो अनरिकॉग्नाइज्ड एफर्ट्स, टीचर रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रही उस बच्चे के एफर्ट को। लैक ऑफ कनेक्शन विद पीयर्स, ठीक है, उसका कोई आसपास के जो पीयर्स हैं, उनके जो दोस्त हैं, उससे कोई कनेक्शन ही नहीं बन रहा है, या उसको बुली कर रहे हैं, ऐसा कुछ हो रहा है। मिस मैच लर्निंग स्टाइल्स, लर्निंग स्टाइल्स मैच नहीं हो रहे हैं। जिस तरीके से टीचर पढ़ा रही है वैसे बच्चा जो है किसी और तरीके से पढ़ना प्रेफर करता है, या फिर उसको वो चीज़ समझ नहीं आ रही है वैसे, ठीक है। तो ये हो रहा है। कल्चरल डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, कल्चर का डिफरेंस आ रहा है। डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है या बुलिंग हो रही है। लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस आ गए हैं, जो लैंग्वेज यूज़ करते हो उसमें डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बताया हुआ है कि कैसे एड्रेस भी करना चाहिए हमें एलिनेशन को, ठीक है, एक सपोर्टिव इंक्लूसिव इन्वायरमेंट को क्रिएट करके क्लासरूम में, जो कि कौन क्रिएट करेगा, टीचर क्रिएट करेगी, ठीक है। अब आगे नीचे कॉजेज़ क्या हैं इन एलिनेशन के, तो ये कॉजेज़ ही पूछ रखा है, ठीक है। रीज़न तो ये बहुत सारे रीज़न लिख के इसमें से कुछ भी लिख देना, ठीक है। फीलिंग अनरिकॉग्नाइज, लैक ऑफ कनेक्शन विद पीयर्स, वही सारी चीज़ें हैं, ठीक है। पर्सनल चैलेंजेस, क्या पता उसके घर में ही कुछ दिक्कत हो रही हो, ठीक है, वो कनेक्ट ना कर पा रहा हो। फिर नेक्स्ट पेज पे कंक्लूजन लिखा हुआ है, एड्रेस करना लर्नर के इन एलिनेशन को क्लासरूम में, वो बहुत एसेंशियल इंपॉर्टेंट माना जाता है, ताकि हम एक अच्छा सेफ इन्वायरमेंट क्रिएट कर पाएँ जहाँ पे जो सारे स्टूडेंट्स हैं वो ऑटोमेटिकली चाहें एकेडमिकली ग्रो करें, सोशली ग्रो करें, इमोशनली ग्रो करें, ठीक है। ये कैसे कर सकते हैं, अब हम आइडेंटिफाई करें, एड्रेस करें फैक्टर्स को जिसकी वजह से लर्नर जो है एलिनेशन फील कर रहा है। एजुकेटर जो है वो क्या करे, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग लेके आए, एक अपनेपन का की भावना लेके आए बच्चों के बीच में, ठीक है। पॉजिटिव रिलेशनशिप हो सबसे पहले तो बच्चे और टीचर के बीच में, ये नहीं कि बच्चा डर रहा हो और टीचर बहुत स्ट्रिक्ट हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। सपोर्ट प्रोवाइड करे, ठीक है, हॉलिस्टिक डेवलपमेंट हो बच्चे का, हर तरीके से डेवलपमेंट हो, ठीक है। उसके बाद ये जो एफर्ट्स होंगे टीचर के द्वारा, ये एक इंक्लूसिव क्लासरूम क्रिएट करने के लिए होने चाहिए जहाँ पे हर बच्चे को एक सपोर्टिव लर्निंग इन्वायरमेंट मिल सके, ठीक है, जिससे कि वो क्या फील करे, रिस्पेक्टेड और वैल्यूड फील कर सके, और वो एंगेज हो सके अपनी लर्निंग जर्नी में। अगर बहुत सारी टेंशन होगी तो वो कैसे लर्निंग के लिए एनकरेज हो पाएगा, ठीक है। यहाँ पे ख़त्म होता है हमारा 1, 2, 3 तीनों यूनिट कवर हो चुकी है पूरी की पूरी, ठीक है। नोट्स चाहिए तो इसको यहीं पे रोक के ले लेना, मेरे भी 4th ईयर के पेपर है क्योंकि, ठीक है, तो अब ज़्यादा टाइम मिले।